Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स सोशल साइंस बुक 2 का मॉड्यूल 4 कंटेम्प्रोरी इंडिया इश्यूज एंड गोल्स लेसन 26 एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट जो कि ईवीएस का चैप्टर है। आज हम लोग इसका बचा हुआ पार्ट कवर अप करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students, now we are going to cover up next topic which is implications of environmental degradation. The degradation of environment is thus a very serious concern and it is occurring primarily due to excessive and reckless exploitation and unscientific management of natural resources. In fact, it has emerged as a global challenge for all the countries of the world. As stated above, the pollution of air, water and soil caused by emission of harmful gases, release of industrial influence, urban wastage and radioactive wastage, and reckless use of fertilizers and pesticides is threatening the very survival of modern civilization. If you go through the facts stated in the following box, you may realize the seriousness of environmental degradation. तो जो इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन है वो एक हम लोग के लिए बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है और ये ज्यादातर क्यों हो रहा है तो एक्सेसिव और रेकलेस एक्सप्लॉइटेशन मीन्स हम लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अनसाइंटिफिक मैनेजमेंट है नेचुरल रिसोर्सेज का मीन्स हम लोग उसको साइंटिफिक तरीके से मैनेज भी नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट जो ग्लोबल चैलेंज है वो सारे कंट्रीज पूरे जितने भी विश्व के कंट्रीज उनके पास सारी ग्लोबल चैलेंज भी आ रहा है। जैसे कि ऊपर में बोला गया कि जो पॉल्यूशन है एयर का, वाटर और सॉइल का, वो किसकी वजह से हो रहा है तो हार्मफुल गैसेस के एमिशन की वजह से हो रहा है। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस जो रिलीज किए जा रहे हैं या फिर जो अर्बन वेस्ट है, रेडियो एक्टिव वेस्ट है, फिर हम लोग फर्टिलाइजर्स को अंधाधुंध से यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स, ये सब खतरा है सर्वाइवल के लिए एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन के लिए। अगर आप नीचे एक बॉक्स में कुछ फैक्ट्स दिए गए, अगर आप इसको पढ़ के समझते हो तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको रियलाइज हो जाएगा कि कौन सा सीरियस खतरा है हम लोग के पास जिससे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हम लोग को उसके बारे में सोचना पड़ रहा है। यहाँ पे आपका बॉक्स दिया हुआ है एंड आप इसको पढ़ के समझिए। One of the major causes of environmental degradation is generation of solid wastes. Do you know that all over the world people throw away 1,000 million tons of solid wastes annually? If we pile up all these at sea level in the shape of a cone, a pyramid with circular base of 1 kilometer region, its peak would be higher than Mount Everest. So we are creating at least one Mount Everest of rubbish materials every year. We can save our environment from degradation and at the same time create wealth in 3 ways: recycling, reusing and reducing as detailed in the box below. तो एक सबसे बड़ा जो कारण इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का वो है कैसे हम लोग सॉलिड वेस्ट को जनरेट कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं वो हर साल 1,000 मिलियन टन सॉलिड वेस्ट को प्रोड्यूस करते हैं या फिर जनरेट करते हैं। अगर हम इन सबको पाइल अप करें, एक साथ लगाए तो ये सी लेवल से लेके एक कोन का शेप बनाते तो एक पिरामिड बनाएगा जिसका सर्कुलर बेस होगा 1 किलोमीटर रीजन तक, और ये जो इसका जो चोटी होगा इस कचरे का वो माउंट एवरेस्ट से भी हाई जाएगा। और इसका मतलब क्या हो कि हम लोग प्रति साल एक माउंट एवरेस्ट जो के बराबर कचरे को क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम लोग अपने इन्वायरमेंट को डिग्रेडेशन से सेव करना चाहते हैं तो और हम वेल्थ करना चाहते हैं तो हम लोग सेम टाइम पे एक फॉर्मूला को अपना करके जिससे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से बच सकते हैं और वेल्थ को भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिसाइकलिंग, हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं एंड रिड्यूस कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें आप डिटेल्स देख सकते हो कि रिसाइकिल कैसे होता है, रीयूज कैसे कर सकते हो आप लोग, और रिड्यूस कंजप्शन कैसे कर सकते हो। Sustainable development. Because of the serious consequences of environmental degradation, it has been a matter of great concern. Very often it is linked with development. There is a strongly expressed point of view that the major reason of environmental degradation has been the model of development adopted by human society. The concept of sustainable development has emerged as an alternative model that will halt environmental degradation. Although sustainable development has been used in a number of contexts with different meanings, it has a particular meaning in the context of environment and development relationships.
तो जो हमारा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंस है और एक बहुत बड़ी चिंता का विषय भी है। और ये जो चीज़ें है सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो हमारे डेवलपमेंट से भी लिंक्ड है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये हम लोग का एक मेन जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसका जो मेन कारण है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का, वो क्या है कि हम लोग डेवलपमेंट जो कर रहे हैं मॉडल जो डेवलपमेंट है वो ह्यूमन सोसाइटी के द्वारा अडॉप्ट किया गया है। जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि वो अल्टरनेटिव मॉडल यूज करे जैसे जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है उसमें कमी आ सके। ऑल्दो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको हम लोग अलग अलग मीनिंग्स अलग अलग कॉन्टेक्स्ट से देख सकते हैं। इसका पार्टिकुलर मीनिंग क्या है एनवायरमेंट और डेवलपमेंट रिलेशनशिप से हम लोग उसे देखने वाले हैं। It is defined as development that meets the needs of the present generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs. In this context, it is necessary to eliminate irrational use of natural resources that causes environmental depletion. Sustainability requires managing the needs of development in a way that ensures that its economy and society continue to exist without destroying the natural environment on which we depend. We can achieve the goal of sustainable development by managing the scientific use of our natural resources. तो ये डिफाइन किया जाता है कि एक ऐसा डेवलपमेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जो कि प्रेजेंट जनरेशन उसको अपने जरूरत के हिसाब से यूज कर सके और बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए जो फ्यूचर जनरेशन है उनको भी अपना नीड्स को फुलफिल करने के लिए उस रिसोर्सेज को मिलना जरूरी है। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग देखें तो हम लोग ये जान रहे हैं कि हम लोग को एलिमिनेट करना जरूरी है कि हम लोग जो भी नेचुरल रिसोर्स यूज कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा कमी लाना जरूरी है जिससे इन्वायरमेंटल डिप्लीटेशन ना हो सके। और ये सस्टेनेबिलिटी रिक्वायर्ड जो मैनेज है उसको हम लोग डेवलपमेंट में नीड जो भी डेवलपमेंट का जो नीड है उसको हम लोग एंश्योर कर सकें कि जो हमारा सोसाइटी है वो इकोनॉमिकली एज वेल एज जो सोसाइटल फॉर्म है वो बिना नेचुरल एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए हुए उस पर बिना डिपेंड रहे अपने आप से उस नीड को मैनेज कर सके। हम लोग को इस गोल को अचीव करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कैसे, तो साइंटिफिक यूज ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज। हम लोग को अपने जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हो उसको किस वे में यूज करना है, साइंटिफिक यूज में साइंटिफिक वे में यूज करना है। Disaster management. Environmental degradation has still more serious implications. Do you know that around the world a growing share of devastation triggered by disasters stems from environmental degradation and resource mismanagement? Disasters have been one of the greatest challenges, but they can be managed. तो जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है इसका एक मोर सीरियस इम्प्लीकेशंस भी हम लोग को देखने को मिलता है। क्या आप जानते हो कि पूरे वर्ल्ड में जो डेवास्टेशन हो रहे हैं वो जो डेवास्टेशन हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से और रिसोर्स को हम लोग मिस मैनेज कर रहे हैं उसकी वजह से। जो डिजास्टर्स है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए और हम लोग उसको मैनेज भी कर सकते हैं। We may better understand disaster management by understanding the term disaster. A disaster is the tragedy that negatively affects society and environment. Disasters are seen as the consequence of inappropriately managed risk. These can be classified into two categories based on their origin: natural disasters and human-made disasters. A natural disaster occurs when a natural hazard, example volcanic eruption or earthquake or flood, affects human life. Disasters caused by human actions such as negligence, error, or by the failure of a system are called human-made disasters. Examples of such disasters are Bhopal gas tragedy, landslides that take place in different parts of our country, or floods due to breaches in dams. Global warming is going to be a great disaster, and it is also the result of human interference with the natural environment. Although the consequences of a disaster are immense, its impact can be minimized. Minimizing the adverse effects of natural and human-made disasters by adopting suitable strategies is called disaster management. Its process involves 4 phases: mitigation, preparedness, response, and recovery. तो अगर हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट को समझना चाहते हैं बेटर तरीके से तो सबसे पहले हम लोग को डिजास्टर की टर्म को समझना पड़ेगा कि आखिर ये डिजास्टर है क्या। डिजास्टर एक ऐसा ट्रेजेडी है जिसका नेगेटिव अफेक्ट पड़ता है सोसाइटी और इन्वायरमेंट पे। डिजास्टर्स को हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है कि जो भी रिस्क होते हैं वो हाई होते हैं, इनएप्रोप्रिएट तरीके से होते हैं, एंड इसको हम लोग 2 कैटेगरी में
उसके ओरिजिन के हिसाब से इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज नेचुरल डिजास्टर्स एंड सेकेंड वन इज ह्यूमन मेड डिजास्टर्स। जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं वो नेचुरल हजार्ड करते हैं, जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक या फिर फ्लड, जो कि ह्यूमंस के लाइफ को अफेक्ट करते हैं। ये जो डिजास्टर्स है वो ह्यूमन के एक्शन के कारण होते हैं, जैसे कि नेग्लिजेंस, एरर, कोई मिस्टेक कर दी या फिर किसी भी सिस्टम को वो फेल करते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे ह्यूमन मेड डिजास्टर। एग्जाम्पल के लिए जो ह्यूमन मेड के जो एग्जाम्पल्स है वो क्या है, भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो भोपाल में गैस लीक हुआ था, लैंडस्लाइड्स दैट टेक प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री और फ्लड्स ड्यू टू ब्रीचेस इन डैम्स। जो डैम्स टूट गए तो फ्लड आ जाता है, या फिर हम लोग देखते हैं कि जो हमारे कंट्री का डिफरेंट पार्ट्स वहाँ पे लैंडस्लाइड्स होते रहता है। ग्लोबल वार्मिंग ये सबसे बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा डिजास्टर है। और ये किस कारण से हुआ, तो ह्यूमन इंटरफेरेंस, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें ह्यूमन कुछ ज्यादा इंटरफेयर कर रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ये जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस है डिजास्टर के वो बहुत ज्यादा इमेंस है, उसका जो इम्पैक्ट उसको हम लोग कम कर सकते हैं। और हम लोग इस एडवर्स इफेक्ट्स को कम कैसे करेंगे नेचुरल और ह्यूमन में डिजास्टर के, तो हम लोग कुछ सुइटेबल स्ट्रेटजीज को अपनाएंगे, विच इज डिजास्टर मैनेजमेंट। एक ऐसा प्रोसेस है इसमें हम लोग 4 फेजेस है प्रोसेस के, जिसको हम लोग इन्वॉल्व करके डिजास्टर को मैनेज कर सकते हैं। मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रेस्पॉन्स एंड रिकवरी। लेट्स सी व्हाट इज मिटिगेशन. Mitigation may appear to you as a technical or difficult term. It means the efforts that are made to prevent hazards from developing into disasters or to reduce the effects of disasters to the minimum. When they occur, the mitigation phase differs from the other phases because it focuses on long-term measures for reducing or eliminating risk. Even before the phase of mitigation, there may be a phase of the identification of risk. It is better to identify the risk before you plan and make efforts to reduce the impact of disaster. For example, during rainy season, there may be the possibility of flood in a river. If the possible damage to be caused by the flood is identified, one may plan and take steps to reduce the damage. तो मिटिगेशन क्या है? मिटिगेशन एक ऐसा टेक्निकल या फिर डिफिकल्ट टर्म है। इसका मतलब क्या होता है कि आप ऐसे एफर्ट्स करो जिससे जो भी हजार्ड है उसको आप प्रिवेंट कर सको कि वो हजार्ड डिजास्टर में डेवलप हो जाए, या फिर जो भी हजार्ड के इफेक्ट पड़ने वाले वो रिड्यूस कर दो और उसको मिनिमम कर दो जब वो होने वाले। ये जो मिटिगेशन फेज है वो डिफरेंट होता है अदर फेजेस से, क्योंकि ये सिर्फ फोकस करता है लॉन्ग टर्म मेजर्स पे एंड ये रिस्क को एलिमिनेट कर देता है या फिर रिड्यूस कर देता है। अगर मिटिगेशन फेज के पहले हम लोग देखें तो यहाँ पे एक ऐसा फेज होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क, मीन्स हम लोग पहले से ही रिस्क को आइडेंटिफाई कर ले कि हाँ ये रिस्क हो सकता है। और ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा कि हम लोग जो भी प्लान बनाते हैं तो उससे पहले उस रिस्क को जानने की उस चीज में रिस्क क्या है और इसके लिए हम लोग एफर्ट्स करें जिससे जो डिजास्टर का इम्पैक्ट है वो रिड्यूस हो जाए। एग्जाम्पल के लिए बारिश के मौसम में क्या होता है कि वो संभावना बनी रहती है कि नदी में बाढ़ आ जाए, तो जो भी उससे पॉसिबल डैमेज होगा फ्लड के द्वारा उसको हम लोग पहले से ही आइडेंटिफाई कर ले, उसके हिसाब से हम लोग अपना प्लान बना और स्टेप्स को उठाए जिससे हम लोग का जो डैमेज है वो रिड्यूस हो सके। Preparedness. In the preparedness phase, disaster managers develop plans of action for when the disaster strikes. This includes communication plans with easily understandable terminology and methods, proper maintenance and training of emergency services, development of emergency shelters, and evacuation plans, getting ready and maintaining disaster supplies and equipment, and developing organizations of trained volunteers among civilian populations. तो प्रिपेयर्डनेस फेज में क्या है कि जो डिजास्टर मैनेजर्स डेवलप करते हैं प्लान्स को, जब वो एक्शन करने वाले होते हैं जब डिजास्टर हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि लोग पहले कम्युनिकेशन प्लान्स को देखते हैं कि हम लोग इजिली अंडरस्टैंड कर सके कम्युनिकेशन को टर्मिनोलॉजी एंड मेथड्स के द्वारा। प्रॉपर वो मेंटेन करते हैं कि जो भी इमरजेंसी सर्विसेज है उनका ट्रेनिंग हो सके। ये इमरजेंसी शेल्टर्स को डेवलप करते हैं और इवैक्यूएशन प्लान्स करते हैं, जहाँ पे खतरा होने वाला होता है वहां से लोगों को इवैक्यूएट करके निकाल देते हैं, वहां से उनको हटा दिया जाता है। पहले से लोग तैयार होते हैं कि वो किस तरह से जो भी सप्लाईज या फिर इक्विपमेंट है उसको किस तरह से मेंटेन करेंगे डिजास्टर में, और ये डेवलप करते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को जिसमें वॉलंटियर्स जो होते हैं वो ट्रेंड होते हैं कि जो भी सिविलियन पॉपुलेशन होते हैं उनके बीच से वॉलंटियर को तैयार किया जाता है कि वो किस तरह से हेल्प करेंगे जहां पर डिजास्टर स्ट्राइक कर चुका है। Response. When a disaster occurs, actions under the response phase are taken. These include the mobilization of the necessary emergency services and also of people who respond immediately in the disaster area. This is likely to include emergency services such as firefighters, police, and ambulance crews. A well-planned strategy as part of the preparedness phase enables efficient coordination of rescue.
तो जब डिजास्टर हो जाता है तो जो भी एक्शन लिए जाते हैं वो क्या कहलाता है कि रेस्पॉन्स कर रहे हैं आप उस के अगेंस्ट में, उस डिजास्टर के अगेंस्ट में आप कुछ कर रहे हो एक्शन, उसको हम लोग कौन सा फेज बोलेंगे? रिस्पॉन्स फेज बोलेंगे। इसमें क्या होता है कि जो भी नेसेसरी इमरजेंसी सर्विसेज होते हैं उसको आप मोबिलाइज करते हो और जो लोग होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं डिजास्टर एरिया में जल्दी। और ये जो है उसमें इमरजेंसी सर्विसेज होता है, जैसे कि फायर फाइटर्स, अगर कहीं आग लगे तो फायर फाइटर्स तैयार रहते हैं, पुलिस और एम्बुलेंस के क्रूज रहते हैं। एक वेल प्लान स्ट्रेटजी होता है कि उस फेज में आप लोग पहले से प्रिपेयर होते हो और एक साथ मिलकर इफेक्टिव तरीके से आप लोग रेस्क्यू भी करते हो। Recovery. The aim of the recovery phase is to restore the affected area to its previous state. It differs from the response phase in its focus. Recovery efforts are primarily concerned with actions that involve rebuilding destroyed property, re-employment, and the repair of essential infrastructure. तो जो रिकवरी फेजेस का मुख्य जो लक्ष्य है वो क्या होता है? रिस्टोर करना, जो भी अफेक्टेड एरिया है प्रीवियस स्टेट से उसको रिस्टोर करना। ये रिस्पॉन्स फेज से अलग होता है, इसका अलग फोकस होता है। जो रिकवरी एफर्ट्स होते हैं वो प्राइमरली किससे कंसर्न होते हैं? जो एक्शन से, जो भी आप बिल्डिंग टूट गया तो उसको रीबिल्ड करना, प्रॉपर्टी जो डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं उनको रीबिल्ड करना, फिर जो भी एम्प्लॉयमेंट है उसको फिर से खड़ा करना, या फिर जो भी एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर उसको फिर से रिपेयर करना। ये हो गया हमारा रिकवरी फेज। फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब आपको इस चैप्टर का सारा इंटेक्स क्वेश्चन बनाना होगा। ये रहा इंटेक्स क्वेश्चन 26.2 और साथ ही साथ टर्मिनल एक्सरसाइज भी बनाना होगा। ये रहा टर्मिनल एक्सरसाइज। सारे इंटेक्स क्वेश्चन का आंसर यहां नीचे दिया गया है। पहले खुद से बनाने का प्रयास करें, फिर आंसर की हेल्प लें। That's all for today. Thank you everyone.